नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ट्रैक टू गजेटेड यूट्यूब चैनल पर। हम जानते हैं कि एक रेल कर्मचारी या रेल सेवक के रूप में आपकी जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन आपके सपने उससे भी बड़े हैं। अगर आप एलडीसी 30% या 70% कोटे के माध्यम से इलेक्ट्रिक विभाग में AEE यानी असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो यह चैनल सिर्फ आपके लिए है। यहाँ हम आपको सटीक MCQ सीरीज ऑन एवरी टॉपिक एंड सिलेबस एंड क्वेश्चन बैंक प्रदान करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ PYQ का संपूर्ण हल, सफलता के लिए टॉपिक वाइज नोट्स उपलब्ध कराने का भी प्रयास करें। तो चलिए अपने करियर की गाड़ी को ट्रैक पर लाते हैं और गजेटेड बनने का सफर साथ मिलकर तय करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है कि कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है और अधिक प्रयास करने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल लोको, जिसमें हम 3 फेज लोको, कन्वेंशनल लोको प्लस PYQ जो AEE परीक्षा में प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसको सम्मिलित करते हुए एक MCQ सीरीज का पहला वीडियो लॉन्च कर रहे हैं। इसमें 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक हम आज डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सल लोड ऑफ ए WAG7 लोको इज। WAG7 लोको का एक्सल लोड है ऑप्शन नंबर A 20 टन, ऑप्शन नंबर B 20.5 टन, ऑप्शन नंबर C 21 टन, ऑप्शन नंबर D नन ऑफ अबव। तो WAG7 लोको जो है ये एक कन्वेंशनल लोको है और इसका वेट होता है 123 टन। और एक्सल लोड निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि लोको का वेट जो है उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ एक्सल से। तो यहाँ इस लोको का वेट हो गया 123 टन, इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये हमें प्राप्त होता है 20.5 टन का एक्सल लोड। वहीं अगर हम बात करें दूसरे लोको की, जैसे WAG5 लोको, इसका वेट होता है 118 टन और इसका एक्सल लोड जो निकालेंगे तो एक्सल लोड निकलता है 19.7 टन। इसके अलावा अगर WAG9 की बात करें, हम WAG9 लोको की बात करते हैं तो इसका वेट होता है 132 टन और इसका एक्सल लोड जब हम निकालते हैं तो ये हमारा हो जाता है 22 टन का लोड। वहीं एक नया लोको जो मधेपुरा का लोको है WAG12B, इसका टोटल वेट होता है 180 टन और इसका जब एक्सल लोड निकालते हैं तो इसका एक्सल लोड आता है 22.5 टन। वहीं अगर हम पैसेंजर लोको सीरीज की बात करें तो WAP4 जो हमारा फेमस है, भी चल रहा है, इसका वजन होता है 112.8 टन और इसका एक्सल लोड निकलता है 18.8 टन। वहीं अगर बात करें हम WAP5 लोको की, जिसमें कि होता है बोबो बोगी मतलब 4 एक्सल, तो इसका टोटल वेट होता है 78 टन और जब हम इसका एक्सल लोड निकालते हैं तो ये निकल के आता है 19.5 टन 4 एक्सल से डिवाइड करने के। वहीं अगर हम बात करें WAP7 जो हाई स्पीड लोको है और एक WAP7 ओनली, तो हाई स्पीड वाला का जो वजन होता है ये होता है 108 टन, 108.3 बोलते हैं उसको। तो इसका जो एक्सल लोड निकल करके आएगा वो आएगा 18.5 टन। वहीं WAP7 जो है 123 टन वेट के साथ 6 से डिवाइड अगर करते हैं, इसका एक्सल लोड निकल के आता है 20.5 टन। तो इस तरह से हमने सभी पैसेंजर लोको जो वर्तमान में अभी चल रहे हैं तथा बाकी सभी गुड्स लोको का एक्सल लोड और उसका वजन देख लिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ने से पहले इसका आंसर देख लीजिए। WAG7 लोको के बारे में पूछा गया था। WAG7 लोको का हमारा आंसर निकला था 20.5 टन, तो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसफार्मर रेटिंग इन WAG7 लोको इज। WAG7 लोको का ट्रांसफार्मर रेटिंग कितना है? पहला ऑप्शन है 5400 kVA, दूसरा ऑप्शन है 6531 kVA
ऑप्शन सी इज 7475 kVA, ऑप्शन डी इज 7775 kVA। तो चलिए इसका जो ट्रांसफार्मर रेटिंग होता है WG7 लोको का वो होता है 5400 kVA, जो कि ऑप्शन ए में है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि 6531 kVA का जो ऑप्शन बी में है, ये हमारा वजन होता है, ये हमारा ट्रांसफार्मर का रेटिंग होता है, ये WAG9 लोगों को पाया जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं 7475 एवं 7775 के बारे में, तो 7475 जो ये दोनों ये पाया जाता है WAP5 लोगों में और साथ ही साथ WAP7 लोगों में। इस दोनों तरह के रेटिंग इन लोगों में पाए जाते हैं। इसके बारे में विशेष और डिस्कशन आगे क्वेश्चन मिलने पर किया जाएगा। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो देखिए है WAG जैसे 7 है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें W क्या किस को स्टैंड करता है। WAG7 लोको है यदि, तो इसमें W किसको डिनोट करता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि WAG7 लोको का जो फुल फॉर्म होता है वाइड गेज AC पावर्ड गुड्स, G फॉर यहाँ गुड्स को बोलते हैं, G फॉर गुड्स, W फॉर वाइड गेज, वाइड गेज, और ए डिनोट करता है AC को, इलेक्ट्रिकल लोको है तो इलेक्ट्रिकल लोको को डिनोट करता है। और ये जो 7 है, ये 7 डिनोट करता है ये हमारा जनरेशन को, किस जनरेशन का लोको है, जनरेशन को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मिनिमम लेटरल क्लीयरेंस इन इंड एक्सल ऑफ ए WAG7 लोको इज। WAG7 लोको के इंड एक्सल का न्यूनतम लेटरल क्लीयरेंस कितना है। पहला ऑप्शन में है हमारा 30.7 mm, दूसरा ऑप्शन है हमारा 22 mm, तीसरा ऑप्शन है हमारा 22.2 mm और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो चलिए इसको देखते हैं। जो लेटरल क्लीयरेंस है हमारा, सबसे पहले लेटरल क्लीयरेंस के बारे में थोड़ा समझ लें। लेटरल क्लीयरेंस जो होता है ये होता है हमारा साइड टू साइड, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है इसमें वो है कि ये होता है एक्सल बॉक्स एंड साइड फ्रेम के बीच में, अब लेटरल क्लीयरेंस को एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कर्व है, कर्व पे जो लोको चल रहा है, ये लोको की पहली ट्रॉली है, फर्स्ट ट्रॉली। तो लोको का जो मूवमेंट है कर्व में इस डायरेक्शन में हो रहा है, और जो एक्सल बॉक्स के अंदर जो ये मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये जिस क्लीयरेंस की वजह से हो रहा है, इस क्लीयरेंस को हम लोग लेटरल क्लीयरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पहला ही ऑप्शन में पहली बात हमने इसमें देखी कि साइड टू साइड मूवमेंट है, इस मूवमेंट को साइड टू साइड मूवमेंट कहते हैं। दूसरा ये एक्सल बॉक्स और साइड फ्रेम के बीच में होता है। ये जो हमारा एक्सल बॉक्स यहाँ लगा हुआ है उसके साइड फ्रेम में सेट किया हुआ है, ये साइड फ्रेम और एक्सल बॉक्स के बीच में जो है जो गैप रखा जाता है, जिसके कारण लेटरल क्लीयरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके कारण ये मूवमेंट हो सके, लेटरल मूवमेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल क्लीयरेंस बोलते हैं। अब इसका कुछ है WAG7 लोको में जो है, इसको डाटा में देख लेते हैं। ये 30.7 mm जो है ये किसी का नहीं है, ये 20 mm। तो इसको मिनिमम में पहले देख लेते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम एंड आपका है इसमें सर्विस लिमिट। तो WAG7 लोको में जो मिनिमम क्लीयरेंस होता है वो होता है 22 mm, ठीक है। जो मैक्सिमम क्लीयरेंस होता है वो 25.2 mm का होता है, और जो सर्विस लिमिट है इसकी वो 30.7 mm का होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। और अच्छा, एक और चीज़ इसमें है क्या कि ये मिडिल एक्सल, इसमें एक मिडिल एक्सल की बात भी रह गई है, मिडिल एक्सल। हमने जो यहाँ देखा ये इंड एक्सल के बारे में बात कर रहा था। ये जो डाटा है मिनिमम 20 mm, मैक्सिमम 25 mm और सर्विस लिमिट 30.7 mm, ये है हमारा इंड एक्सल का। वहीं अगर मिनिमम की बात करें मिडिल एक्सल में,
ये मिडिल एक्सेल में मिनिमम जो है बहुत कम होता है, ये 2.4 mm होता है, और जो मैक्सिमम है हमारा वो होता है 6 mm, और जो सर्विस लिमिट है इसकी वो है 11.5 mm। ये मिडिल एक्सेल के लिए। इस तरह से हमसे पूछा गया कि मिनिमम लेटरल क्लियरेंस, तो मिनिमम लेटरल क्लियरेंस हमारा 22 mm होता है, आंसर हो जाएगा हमारा बी 22 mm। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। गियर रेशियो ऑफ WG7 लोको इज, WG7 लोको का गियर रेशियो कितना है? तो गियर रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो गियर रेशियो सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं गियर रेशियो क्या है। ये मान लीजिए कि ट्रक्शन मोटर है, ट्रक्शन मोटर के बाहर जो ये टीथ बने होते हैं जिसको हम लोग पिनियन बोलते हैं। वहीं अगर एक एक्सल है, एक्सल के ऊपर जो टीथ बने होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बुल गियर। तो ये जो गियर रेशियो है ये पेनियन रेशियो बुल गियर होता है। और WG7 लोको का जो पिनियन रेशियो गियर रेशियो होता है वो होता है 16:65, यानी पिनियन में जो है वो 16 टीथ होंगे और एक्सल पर जो बुल गियर बना है उसके ऊपर 65 टीथ होंगे। यही कहलाता है गियर रेशियो। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो हमारा 15.77 है, 15:77 है, ये है हमारा WAG9 और WAG9H लोगों का। वहीं अगर हम बात करें तो एक और रेशियो है 15:62 जो है हमारा WAG5 लोगों का। इसके अलावा अगर बात करते हैं एक मधेपुरा का लोको WAG12B जो नया लोको है, इसका जो रेशियो होता है वो 20:104 का रेशियो होता है। वहीं अगर हम कुछ पैसेंजर लोको की बात कर लें, जैसे पैसेंजर लोको में WAP7 लोको है, इसका रेशियो होता है 20:72। वहीं अगर हम बात करें WAP5 की, इसका रेशियो होता है 35:77। वहीं अगर हम बात करें WAP4 की, इसका रेशियो हो जाता है 23:58 का। चलिए हमने सभी लगभग सभी पैसेंजर और गुड्स लोगों का जो है वो गियर रेशियो हमने देख लिया, क्योंकि एग्जाम में WG7 के अलावा किसी और लोगों के बारे में भी अगर पूछा जाए तो हम इसे अच्छे से आंसर कर सकें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मिनिमम लेटरल क्लियरेंस इन मिडिल एक्सल। देखिए हमने पहले भी बात की थी इसके बारे में, मिडिल एक्सल ऑफ ए WG7 लोगो। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। WG7 लोगों के मिडिल एक्सल का न्यूनतम लेटरल क्लियरेंस कितना है? हमने इससे पहले मिडिल एक्सल पे भी चर्चा की थी कि मिडिल एक्सल का जो मिनिमम, मैक्सिमम एंड सर्विस लिमिट की बात की थी, सर्विस लिमिट की बात की थी। तो मिनिमम हमने देखा था 2.4 mm, मैक्सिमम 6 mm, और जो सर्विस लिमिट थी उसकी वो 11.5 mm था। यही हमारे ऑप्शन में भी देखने को मिल रहा है। ये जो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है ये है हमारा सर्विस लिमिट। ये जो ऑप्शन नंबर बी में देखने के लिए मिल रहा है 6 mm, ये है मैक्सिमम, और ये सी जो है इसमें 2.4 mm का रेशियो दिया गया, लेटरल क्लियरेंस दिया गया है, ये है हमारा मिनिमम। तो हमसे पूछा गया था मिनिमम लेटरल क्लियरेंस इन ए मिडिल एक्सल, तो मिनिमम हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.4 mm। चलिए और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस इन मिडिल एंड इंड एक्सल ऑफ ए WAG7 लोको। WAG7 लोको के मिडिल एवं इंड एक्सल का न्यूनतम लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस कितना है? तो यहां हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस की। इससे पहले हमने बात की थी लेटरल क्लियरेंस की। तो लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। इसका भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले क्या, इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है फ्रंट टू फ्रंट, सॉरी फ्रंट टू बैक, फ्रंट टू बैक डायरेक्शन होता है। दूसरा ये इसका जो लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस होता है ये होता है किसके बीच में, एक्सल बॉक्स एंड हॉर्न चेक के बीच में।
इसका डायरेक्शन हमने देखा फ्रंट टू बैक होता है, और इसका जो ये जो क्लियरेंस होता है लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस, ये होता है एक्सल बॉक्स और हॉर्न चेक के बीच में। अब बात है कि लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस का जो है इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस है, ये एक्सीलरेशन एंड ब्रेक फोर्स को जो है एब्जॉर्ब करने का काम करता है, इसीलिए लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस दिया जाता है। तो इसका भी डाटा हम लोग देख लेते हैं। जो इसका मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस होता है, मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस होता है, और सर्विस लिमिट की भी हम लोग बात कर लेते हैं। सर्विस लिमिट, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका मिनिमम जो लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस होता है वो होता है 2 mm। वहीं अगर मैक्सिमम की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 4 mm, और सर्विस लिमिट की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 6 mm। इसके अलावा जो इसमें मिडिल एक्सल और इंड एक्सल दोनों की एक साथ चर्चा की गई है, क्योंकि इसमें मिडिल एक्सल और इंड एक्सल दोनों में जो है लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस सेम ही होता है, अलग अलग नहीं होता है अलग अलग चक्कों में, इसीलिए एक साथ इसे पूछा गया और इसका आंसर भी एक साथ ही दिया जाएगा। तो चलिए, हमसे पूछा गया था मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस, तो मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस जो है वो हो जाएगा हमारा 2 mm, आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहीं अगर मैक्सिमम पूछा जाता तो हम ऑप्शन नंबर सी में 4 का आंसर देते। वहीं अगर सर्विस लिमिट की बात की जाती तो हम 6 mm के बारे में कहते। तो ये तीनों चीज़ हम लोगों ने देख लिया। ये एग्ज़ाम के लिए ये डाटा इम्पोर्टेंट है, और एग्ज़ाम AEE के एग्ज़ाम में डाटा से कुछ क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, और यही इम्पोर्टेंट डाटा जो है एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 को हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मैक्सिमम ओबिलिटी allowed in armature of Hitachi make traction motor after turning in is टर्निंग के बाद हिटाची निर्मित ट्रैक्शन मोटर के आर्मेचर में अधिकतम अनुमेय ओबिलिटी यानी मैक्सिमम ओबिलिटी कितनी होती है। तो अगर मैक्सिमम ओबिलिटी की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले बात हमको इंपॉर्टेंट है यहाँ आफ्टर टर्निंग, तो हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। आफ्टर टर्निंग आफ्टर टर्निंग जो है ये हमारा होता है 20 माइक्रोन। ठीक है, इसको यदि हम mm में लिखना चाहें तो उसको हम लिख सकते हैं 0.02 mm, क्योंकि ऑप्शन में जो है दोनों तरह के देखने को मिलता है, माइक्रोन में भी देखने मिलता है और mm में भी देखने मिलता है। तो यदि अगर माइक्रोन में पूछा जाए तो हम 20 mm कहेंगे आफ्टर टर्निंग, और अगर mm में पूछा जाए तो 0.02 mm हम कहेंगे इसका आफ्टर टर्निंग ये जो है ओबिलिटी होता है। वहीं अगर बात करें हम कि 60 माइक्रोन की, ये 60 माइक्रोन जो है हमारा, ये हमारा है सर्विस लिमिट। ठीक है, तो क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि ये आफ्टर टर्निंग पूछा गया है अगर, तो हम 20 माइक्रोन को नहीं, आंसर मैक्सिमम पूछा गया है, और जो है आफ्टर टर्निंग पूछा गया है तो इसको हम 20 माइक्रोन का आंसर करेंगे। नहीं, अगर सर्विस लिमिट की बात करती तो ये 60 माइक्रोन हो जाता, और 60 माइक्रोन को अगर हम mm में लिखें, माइक्रोन को अगर हम mm में लिखते हैं तो ये 0.06 mm होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द डिफरेंस इन व्हील डायमीटर फ्रॉम बॉगी टू बॉगी इन WG7 लोको इज। WG7 लोको में बॉगी से बॉगी तक के पहिए के व्यास यानी व्हील डायमीटर में कितना अंतर होता है। जो कि हम बॉगी टू बॉगी की बात करते हैं, इसमें 3 कंडीशन मेन होते हैं। इन तीनों कंडीशन पर हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि सेम, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे, ये तीनों जो है और पूछे जाते हैं डाटा। सेम एक्सल पर बात करते हैं, सेम एक्सल पर जो रेशियो होता है वो होता है 0.5 mm टू 2.5 mm तक। वहीं अगर बात करें हम लोग सेम बॉगी की, ये रेशियो हमारा हो जाता है 2 mm टू 8 mm। वहीं अगर हम बात करें बॉगी टू बॉगी की, तो ये रेशियो हमारा हो जाता है 15 mm टू 25 mm।
जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 mm टू 25 mm, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है नंबर ऑफ टीथ इन बुल गियर ऑफ WAG7 लोको इज। WAG7 लोको के बुल गियर में कितने दांत होते हैं? हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी। WAG7 का जो गियर रेशियो होता है वो होता है 16:65, और ये जो 16 है ये पेनियन का रेशियो है, और ये 65 जो है ये बुल गियर का रेशियो है। तो हमारा आंसर हो जाएगा A65। ये हो जाएगा हमारा 77 का ऑप्शन नंबर सी, जो 77 है ये हमारा हो जाएगा WAG9 का और 9H का, 9H का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। द वेट ऑफ ए WAG7 लोको इज। WAG7 लोको का कुल वजन कितना होता है? तो हमने पहले ही वजन के बारे में चर्चा की थी कि 123 टन का जो वजन होता है वो WAG7 का होता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं 180 टन का वजन जो हमने देखा था ये हमने देखा था WAG12B में। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है टाइप ऑफ ट्रक्शन मोटर यूज्ड इन WAG7 लोको। WAG7 लोको में किस प्रकार का ट्रक्शन मोटर प्रयोग किया जाता है? तो WAG7 लोको जो है ये हमारा है कन्वेंशनल लोको, कन्वेंशनल लोको। और कन्वेंशनल लोको जो है इसमें हम लोग यूज करते हैं DC सीरीज मोटर का। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर। वहीं अगर बात करें हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की, तो ये 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है ये 3 फेज लोको में प्रयोग किया जाता है। वहीं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है हाउस होल्ड एप्लीकेशंस में किया जाता है, हाउस होल्ड एप्लीकेशंस में किया जाता है। वहीं DC शंट मोटर की बात करें तो इसका प्रयोग हम लोग मशीनों में किया करते हैं, यानी मशीन्स में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं। 12 मैक्सिमम मोबिलिटी अलाउड इन आर्मेचर ऑफ ए हिटाची मेक ट्रक्शन मोटर इज। हिटाची मेक के ट्रक्शन मोटर के आर्मेचर में अधिकतम अनुमेय मोबिलिटी यानी मैक्सिमम मोबिलिटी कितनी है? इस पर हमने पहले भी चर्चा की थी कि आफ्टर टर्निंग अगर होगा, आफ्टर टर्निंग अगर होगा, टर्निंग अगर होगा, इसको समझना है जरूरी, क्योंकि आफ्टर टर्निंग इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। आफ्टर टर्निंग अगर होगा तो ये हो जाएगा हमारा 20 माइक्रोन। वहीं अगर हम इसमें सर्विस लिमिट की बात करते थे, सर्विस लिमिट तो ये हमारा था 60 माइक्रोन। तो यहाँ आफ्टर टर्निंग की कहीं भी चर्चा नहीं की गई है, मैक्सिमम मोबिलिटी की चर्चा की गई है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.06 mm। इसी को हम लोग 60 माइक्रोन कहते हैं। चलिए ऑप्शन 12 नंबर क्वेश्चन तो रेडी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ बैटरी यूज्ड इन WAG7 लोको इज। WAG7 लोको में किस प्रकार की बैटरी का प्रयोग किया जाता है? तो WAG7 हमने पहले भी कहा कि कन्वेंशनल लोको है। कन्वेंशनल लोको में जो है लेड एसिड बैटरी का उपयोग किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें 3 फेज लोको की, तो उसमें निकल कैडमियम बैटरी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर ऑफ ऑक्सिलरी कन्वर्टर यानी बर यूज्ड इन 3 फेज लोकोमोटिव। 3 फेज लोकोमोटिव में कितने ऑक्सिलरी कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है? तो टोटल ऑक्सिलरी कन्वर्टर की बात करें अगर हम, तो हम लोग देखते हैं बर 1, बर 2 एंड बर 3। तो इसका मतलब हो गया कि टोटल 3 बर का उपयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर तो यही निकल के आ गया सी। लेकिन अगर हम बात करते हैं बर की, तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? तो बर 1 जो है ये सप्लाई देता है और इसका काम है ऑयल कूलिंग ब्लोअर को सप्लाई देना, ऑयल कूलिंग ब्लोअर को सप्लाई देना। साथ ही साथ इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म भी देख लेते हैं, OCB हम लोग बोलते हैं इसको, ऑयल कूलिंग ब्लोअर को। इसमें ये होता है 1 और 2। वहीं बात करें बर 2 की, तो ये इसका काम मैक्सिमम है ट्रक्शन मोटर ब्लोअर को सप्लाई देना, ब्लोअर को ये सप्लाई देता है।
साथ ही साथ क्या करता है, ये ऑयल पंप को भी जो है, पंप को भी सप्लाई करता है। यदि बर्थ 3 की बात करें हम, तो इसका काम है स्क्विंजिंग ब्लोअर को सप्लाई देना, मेन कंप्रेसर को सप्लाई देना, साथ ही साथ CHBA जो हमारा बैटरी चार्जर है उसको सप्लाई देना। इस तरह से हमने तीनों बर्थ और उनका सप्लाई के बारे में देख लिया। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15, डिफरेंस इन व्हील डायमीटर सेम बॉगी इन WG7 लोको इज। WG7 लोको के उसी बॉगी में पहिए के व्यास में अंतर कितना होता है। तो हमने इससे पहले क्वेश्चन में देखा था, हमने 3 रेशियो देखा था। एक देखा था सेम एक्सल पर, दूसरा देखा था सेम बॉगी पर, तीसरा देखा था बॉगी टू बॉगी पर। तो सेम एक्सल पर जो हमने देखा था वो देखा था 0.5 mm से लेकर के 2.5 mm तक, ये से हमने देखा था सेम एक्सल पर। वहीं अगर बात करें 2 mm टू 8 mm पर, ये हमने देखा था सेम बॉगी में। वहीं अगर बात करें 15 mm टू 25 mm, ये हमने देखा था बॉगी टू बॉगी में देखा। तो हमारा आंसर हो गया, मुझसे पूछा गया सेम बॉगी, तो हमारा आंसर हो गया 2 mm से लेकर के 8 mm, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, डिफरेंस इन व्हील डायमीटर इन सेम एक्सल। देखिए सेम एक्सल क्वेश्चन दोबारा आ गया, हमने यहाँ देखा था 0.5 mm से लेकर के 2.5 mm तक का रेशियो। क्वेश्चन नंबर 16। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, नंबर ऑफ ऑयल पंप यानी MPH, ऑयल पंप को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MPH, यूज्ड इन WG7 लोको आर। WG7 लोको में कितने ऑयल पंप यानी MPH लगाए जाते हैं। तो ये जो संख्या होती है WG7 में, ये हमारा ऑयल पंप की संख्या है 1। क्योंकि ये कन्वेंशनल लोको है WG7, इसलिए यहाँ 1 ऑयल पंप लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, फायर डिटेक्शन यूनिट, इसको FDU शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। ये शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम शॉर्ट फॉर्म पे एक अलग डिस्कशन भी करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उससे डिस्कशन करते जाएंगे। तो फायर डिटेक्शन यूनिट FDU जिसको कहते हैं, इज लोकेटेड इन क्यूबिक। किस क्यूबिक में ये लोकेटेड होता है। फायर डिटेक्शन यूनिट FDU किस क्यूबिक में स्थित है। तो ये जो फायर डिटेक्शन यूनिट होता है ये SB2 पैनल में मिलता है। SB2 पैनल में अगर आप दरवाज़ा खोलेंगे तो इस तरह का एक बॉक्स यूनिट दिखाई पड़ेगा, जिसमें साइड में कुछ LEDs होंगे, यहाँ 2 पुश बटन होंगे। ठीक है, और ये जो काम करता है ये 24 वोल्ट DC पे काम करता है। अब इसमें जो 2 पुश बटन है, इसमें एक बटन होता है टेस्टिंग के लिए। ठीक है, दूसरा बटन जो होता है वो होता है रीसेट के लिए। ठीक है, टेस्टिंग, जब कभी भी हम ये सेट में टेस्टिंग इसका करना होता है कि ये उपकरण सही है या नहीं, फायर डिटेक्शन यूनिट सही से काम कर रहे हैं तो टेस्टिंग करते हैं। जब कभी ये एक्टिवेट हो जाता है ऑन रन, तो इसको रीसेट करने के लिए हम लोग इसे रीसेट बटन का दबा कर इसको रीसेट करते हैं। पाया जाता है SB2 पैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, वेट ऑफ ए WAG 9H लोकोमोटिव इज। WAG 9H लोको का वजन कितना है। तो 9H लोको की बात करते हैं तो इसका वजन हमने देखा था 132 टन। जब हमने एक्सल लोड को निकाला था उस समय में हमने इसका वेट भी देखा था, 132 टन का इसका वेट होता है। WAG 9 और 9H का वजन। वहीं अगर हम बात करें WAP 4 की, तो इसका भी हमने वजन देखा था 112.8 टन, जो कि 113 के आसपास है। ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ये WAP 4 का वजन देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। इन लोको बुल गियर इज फिक्स्ड ऑन। लोको में बुल गियर किस पर फिक्स होता है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। बुल गियर जो है हमने देखा था एक्सल पर फिक्स होता है, वहीं जो पिनियन होता है वो ट्रक्शन मोटर पर फिक्स होता है। SMGR एक हैंडल है जो कि इसको GR का हैंडल बोलते हैं। जब कोई भी लोको पायलट्स
लोको का चार्ज का आदान प्रदान करता है, उस समय में इस हैंडल को चेक करता है और हैंडल का आदान प्रदान भी चार्ज लेते समय करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के आगे 21। क्वेश्चन नंबर 21, नंबर ऑफ T/B यूज्ड इन 3 फेज लोको। 3 फेज लोको में T/B मीटर की संख्या कितनी है? तो T/B मीटर जो होता है ये होता है हमारा कहाँ लगा हुआ? ड्राइवर डेस्क पर, कैब में, लोको के कैब में ड्राइवर डेस्क पर, ठीक है। ये जिस पैनल में लगा रहता है उस पैनल को हम लोग बोलते हैं पैनल ए, ठीक है। अब ये प्रत्येक कैब में जो है 2 की संख्या में लगा होता है, 2 इन ईच कैब, क्योंकि लोको में टोटल 2 कैब हैं, कैब 1 कैब 2, तो ये टोटल लोको की अगर संख्या की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 4। 2 एक कैब में, 2 दूसरे कैब में, टोटल हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 22, टाइप्स ऑफ ट्रक्शन मोटर यूज्ड इन 3 फेज लोको इज। 3 फेज लोको में किस प्रकार का ट्रक्शन मोटर उपयोग किया जाता है? तो हमने इस पर पहले भी चर्चा की थी कि 3 फेज लोको में 3 फेज इंडक्शन मोटर उपयोग किया जाता है। 3 फेज लोको में इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। बाकी सभी पर हमने चर्चा पहले कर ली है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, LSC इंडिकेशन लैंप ग्लो एट। LSC इंडिकेशन लैंप किस तापमान पर जलता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले कि LSC लैंप किसको बोलते हैं? LSC लैंप किसको बोलते हैं? ये लैंप है हमारा, इसको उसका फुल फॉर्म होता है लैंप फॉर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स। लोको में जो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स लगा होता है ये उसी का लैंप है। तो इसका जो 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 70 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब इसका टेम्परेचर होता है तो ये एक्टिवेट होता है, यानी ग्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है। वहीं जब ये टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है तो क्या होता है? कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है शट डाउन हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, चूंकि 70 है, 70 to 75 होता है, 70 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, द नंबर ऑफ एक्सल डैम्पर इन 3 फेज लोको आर। 3 फेज लोको के एक्सल डैम्पर, 3 फेज लोको में एक्सल डैम्पर की संख्या कितनी होती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं कि प्राइमरी सस्पेंशन की, प्राइमरी सस्पेंशन। ये जो होता है प्राइमरी सस्पेंशन, ये पर बोगी जो होता है, पर बोगी ये 4 होते हैं। अगर लोको की बात करें हम तो लोको में टोटल ये हो जाते हैं 8। कैसे कैसे लगे हुए ये? तो ये लगा हुआ है बोथ साइड ऑन पर एक्सल ऑफ ए ट्रॉली के बोथ साइड में जो है लगा रहता है। ट्रॉली में मान लीजिए कि एक 3 व्हील है। अब इसमें जो है ये पहला व्हील जो आउटसाइड में है, ये दूसरा व्हील जो बैक साइड से आउटसाइड में है, इन दोनों पर जो है ये डंपर लगा रहेगा। कौन सा डंपर? एक्सल डंपर जिसको बोलते हैं हम लोग, एक्सल के ऊपर लगा रहेगा, ठीक है। ये मिडिल एक्सल में नहीं लगा रहता है। तो अगर हमारे पास ट्रॉली में टोटल 3 एक्सल हैं, पीछे वाली ट्रॉली में 3 एक्सल हैं, तो 3 3 6 एक्सल हो गए। अगर सभी पे लगा रहता तो टोटल क्या होता है? ये 12 की संख्या में होना चाहिए था, लेकिन 12 की संख्या में ना होकर के ये 8 की संख्या में, क्योंकि ये मिडिल एक्सल पर नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ, क्योंकि लोको में पूछा गया है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 8। वहीं अगर ट्रॉली की बात करता तो ट्रॉली में हम आंसर देते, यानी बोगी में, तो हम आंसर देते 4। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है टाइप्स ऑफ बैटरी यूज्ड इन 3 फेज लोको इज। इसमें हमने पहले भी चर्चा की है
कि 3 फेज लोको में जो है वो निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है लोको में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं लेड एसिड जो है हमारा कन्वेंशनल लोको में बात की देखा था हमने, कन्वेंशनल लोको में लेड एसिड बैटरी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, नंबर ऑफ बस स्टेशंस फॉर कम्युनिकेशन यूज्ड इन 3 फेज जीटीओ बेस्ड लोको इज। 3 फेज जीटीओ आधारित लोको में कम्युनिकेशन के लिए कितने बस स्टेशन का उपयोग होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, यहां हमने देखा एक जीटीओ बेस्ड, तो जीटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। जीटीओ, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। अब अगर बात करें कि इसका काम क्या होता है, तो ये जो बस स्टेशंस है इसका काम होता है लोको कंट्रोल एंड डाटा कम्युनिकेशंस का काम करना। ये टोटल नंबर ऑफ जो है बस स्टेशन जो है ये होती है आपका 7। इसको हम लोग बस रैक भी बोलते हैं, रैक। ये टोटल 7 रैक जो है ये आपस में जुड़ा होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से, ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़ा होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर सी 7। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। A9 हैंडल एट रन पोजीशन BP प्रेशर इन 3 फेज लोको इज। A9 हैंडल रन पोजीशन पर 3 फेज लोको में BP यानी ब्रेक पाइप प्रेशर कितना होगा। तो हम उसके सारे पोजीशन की बात कर लें। A9 हैंडल में सबसे पहले पूछा गया हमारे क्वेश्चन में रन पोजीशन पर, तो रन पोजीशन पर जो ये इसका BP प्रेशर रहता है मेंटेन, वो होता है 5 kg/cm²। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें मिनिमम रिडक्शन की, जब मिनिमम ब्रेकिंग किया जाता है, इसको मिनिमम रिडक्शन बोलते हैं, इसमें ये प्रेशर घट के आ जाता है 4.6 kg/cm² अप्रोक्सीमेट। वहीं अगर बात करें हम लोग फुल सर्विस की, फुल सर्विस ब्रेकिंग पोजीशन की, इसमें जो है ये 1.5 kg ड्रॉप होकर के बचता है 3.5 kg/cm² का प्रेशर। वहीं अगर हम जब इमरजेंसी अप्लाई करते हैं, तो यहाँ हमारा प्रेशर घट के एकदम 0 हो जाता है, 0 kg/cm²। तो यहाँ पूछा गया था रन पोजीशन में, तो रन पोजीशन में हमने देखा ये 5 kg मेंटेन रहेगा। आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, नंबर ऑफ 3 फेज 415 वोल्ट ऑक्सिलरी मोटर यूज्ड इन 3 फेज लोको आर। 3 फेज लोको में कितने 3 फेज 415 वोल्ट ऑक्सिलरी मोटर लगाए जाते हैं। तो अगर ऑक्सिलरी मोटर की बात करें तो ये कुल संख्या में होती है 12। ठीक है। ये ऑक्सिलरी मोटर में छोटा सा हम इसको डिस्क्राइब कर देते हैं कि ट्रक्शन मोटर जो है इसमें टोटल 2 ऑक्सिलरी मोटर के रूप में, उसके बाद OCB जो है हमारा वो 2, MCP जो है हमारा वो 2, स्क्वेंजिंग ब्लोअर जो है हमारा स्क्वेंजिंग ब्लोअर ये हमारा 2, MPH हमारा 2 और CP के लिए स्पेशल वो 2। ठीक है। टोटल हमारा 12 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। नंबर ऑफ वॉल्व सेट इन ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑफ 3 फेज लोको आर। 3 फेज लोको के ट्रैक्शन कन्वर्टर में कितने वॉल्व सेट होते हैं। तो हम वॉल्व सेट की बात करें अगर, तो ट्रैक्शन कन्वर्टर में कितने वॉल्व सेट होते हैं। तो ट्रैक्शन कन्वर्टर की अगर हम बात करें, ट्रैक्शन कन्वर्टर में जो वॉल्व सेट होते हैं वो होते हैं टोटल 4 वॉल्व। ये 4 वॉल्व जो होते हैं इसमें से 2 वॉल्व जो होते हैं वो होते हैं लाइन कॉन्टैक्टर,
लाइन कन्वर्टर वॉल्व कहलाते हैं, 2 सेट में होते हैं। दूसरा जो है ये होता है ड्राइव इन्वर्टर वॉल्व सेट, ये भी होते हैं 2 की संख्या में। तो ये हमारा टोटल आंसर में आ गया 4, ऑप्शन नंबर बी। अब नंबर ऑफ ट्रक्शन कन्वर्टर इन लोको की अगर बात करें हम, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रक्शन कन्वर्टर जो होता है एक लोको में होता है वो टोटल 2 होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग SR1 एंड SR2 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां अगर बात करें तो हमारा आंसर इसमें बी 4 हो गया कंप्लीट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। इन 3 फेज लोको व्हेन व्हील स्लिप ओकर्स द इंडिकेशन ग्लो। 3 फेज लोको में जब पहिया फिसलता है यानी व्हील स्लिप होता है तब कौन सा इंडिकेशन लैंप जलता है। तो हम थोड़ा इंडिकेशन लैंप्स के बारे में देख लें। यहाँ ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है LSAF। ये जो इंडिकेशन लैंप है हमारा LSAF, ये हमारा है एयर फ्लो का इंडिकेशन, वही LSP जो है ये हमारा है व्हील स्लिप का, वहीं अगर हम बात करें LSDJ तो ये DJ का यानी VCB का है। LSCE तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का है, लोग CE शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तो आंसर इसका हमारा तो हो ही गया व्हील स्लिप का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑयल पंप यूज्ड इन GTO बेस्ड 3 फेज लोकोमोटिव आर। GTO आधारित 3 फेज लोको में कुल कितने ऑयल पंप का उपयोग होता है। GTO आधारित बोल रहे हैं और ऑयल पंप की चर्चा कर रहे हैं, तो ये हमारा टोटल नंबर हो जाएगा 4। कैसे कैसे होगा ये 4, तो TFP इसको हम लोग MPH बोलते हैं, MPH ये हो जाएंगे 2। दूसरा SRMPH ये हमारे हो जाएंगे 2। ठीक है, इसका जो है MPH हो गया 2 TFP का ट्रांसफार्मर का, और SR का MPH जो हो गया वो हो गया टोटल 2, तो कुल मिला करके हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 32। द वर्किंग ऑफ ट्रक्शन लिंक इन 3 फेज लोको इज। 3 फेज लोकोमोटिव में ट्रक्शन लिंक का मुख्य कार्य क्या है। तो ट्रक्शन लिंक की अगर मुख्य कार्य की बात करें तो ये हमारा काम करता है बॉगी टू बॉडी में जो है टी को जो है भेजने का काम होता है, बॉगी से बॉडी में। तो ट्रांसफर द टी, ऑप्शन नंबर बी में है ट्रांसफर द टी बॉगी टू बॉडी, ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। इन ए 3 फेज लोको बर 1 गिव्स सप्लाई टू। 3 फेज लोको में बर 1 किसे सप्लाई देता है। तो 3 फेज लोको की बात करते हैं तो बर 1 सप्लाई देता है हमारा, हमने पहले भी देखा, तो OCB1 और OCB2 को सप्लाई देता है बर 1। वहीं TM इंडक्शन मोटर ब्लोअर 1 और 2 को सप्लाई देता है बर 2। TFP प्लस SR जिसको SR1 और SR2 दोनों को सप्लाई देता है, ये भी बर 2 देता है। इन केस ऑफ फेल्योर, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, इन केस ऑफ फेल्योर होने पर जो है ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। लोड क्या करता है, शिफ्टिंग या डिस्ट्रीब्यूशन करता है, लोड शेयरिंग करेगा। किस पे करेगा, जो बाकी बचे हुए बर्ड होंगे हमारे, जैसे मान लीजिए लोकल बर 2 हमारा जो है फेल हो गया, तो बाकी बचा हुआ 1 और 3 के ऊपर लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, इस तरह से काम करता है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा इसमें
क्या पूछा गया था हमसे, बर 1 किसको सप्लाई देता है और ओसीबी ओसीबी 1 एंड 2 को सप्लाई देता है। क्वेश्चन नंबर 34, इन 3 फेज लोको द बैटरी चार्जर गेट्स सप्लाई फ्रॉम। 3 फेज लोको में बैटरी चार्जर को किसके द्वारा सप्लाई मिलता है? तो बैटरी चार्जर को जो हमने देखा था बर 3 से सप्लाई मिलता है। कहाँ कहाँ सप्लाई देता था ये? स्क्वेंजिंग ब्लोअर प्लस मेन कंप्रेसर और CHBA को ये सप्लाई दे रहा था। तो CHBA यानी बैटरी चार्जर के बारे में पूछा, ये बर 3 इसको सप्लाई दे रहा है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इन जर्मन लैंग्वेज शॉर्ट फॉर्म ऑफ ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन यूनिट इज। जर्मन भाषा में ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन यूनिट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? तो जर्मन भाषा में ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन यूनिट के शॉर्ट फॉर्म को हम लोग बोलते हैं MUB। ठीक है, वहीं SR जो है ये हमारा है ट्रक्शन कन्वर्टर का। उसके अलावा WRE की बात अगर हम करें तो ये है ब्रेक रेसिस्टेंस यूनिट। ये क्या है हमारा? ब्रेकिंग रेसिस्टेंस यूनिट। ठीक है, अब अगर एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जर्मन भाषा में शॉर्ट फॉर्म ऑफ है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन यूनिट को जर्मन भाषा में कैसे लिखेंगे? तो जर्मन भाषा में जब इसको हम लोग पढ़ते हैं तो MUB का फुल फॉर्म, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं मेस उंड उबेर वाचुंग सिनहाइट। जर्मन भाषा में है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। इसको हम लिख दें तो अगर लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, मेस उंड उबर वाचुंग सिनहाइट। ये जर्मन लैंग्वेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। मशीन रूम ब्लोअर, जिसको MRB बोलते हैं, मोटर टेक्स सप्लाई ऑफ। मशीन रूम ब्लोअर मोटर किस सप्लाई पर कार्य करता है? तो मशीन रूम ब्लोअर जो है हमारा वो काम करता है 415 वोल्ट सिंगल फेज AC। ये ऑप्शन नंबर C इस पर कार्य करता है। इसका जो टोटल देख लेते हैं हम लोग कि 415 वोल्ट सिंगल फेज और ये 50 हर्ट्ज पर काम करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ देता है 50 हर्ट्ज पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, द वर्किंग ऑफ हार्मोनिक फिल्टर इज। हार्मोनिक फिल्टर का कार्य क्या है? हार्मोनिक फिल्टर का काम होता है टू फिल्टर हार्मोनिक्स को फिल्टर करना। तो ये हार्मोनिक्स को फिल्टर करना जो काम है इसका क्या है कि ट्रक्शन कन्वर्टर जो है SR में जब हम लोग GTO या IGBT बेस्ड हाई लोकोमोटिव में जब हाई स्पीड स्विचिंग करते हैं तो हाई स्पीड स्विचिंग जब होता है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स जो है उत्पन्न होते हैं, जो क्या करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं वेव्स में, वोल्टेज। तो ये जो अशुद्धि या डिस्टर्बेंस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोनिक्स बोलते हैं। हार्मोनिक फिल्टर क्या करता है? उसी को फिल्टरेशन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 38, द टाइप्स ऑफ VCB यूज्ड इन 3 फेज लोको इज। 3 फेज लोको में किस प्रकार का VCB यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है वो होता है हमारा 3 फेज लोको में सिंगल पोल वाला। 3 फेज लोको में वो सिंगल पोल वाला यूज करते हैं। वहीं अगर कन्वेंशनल की बात करें तो वहाँ डबल पोल वाला यूज करते हैं, यानी पहले जो है डबल पोल। अभी भी कन्वेंशनल लोको में जो है, बहुत सारे लोको में जो है पुराने वाले में वो डबल पोल है और नए वाले में उसको चेंज करके जो है, अब बहुत सारे में नए लोको में से जो है उसको चेंज कर दिया गया है, चेंज करके उसको सिंगल पोल में बदल दिया गया है। लेकिन इसका आंसर जो होगा वो हमारा 3 फेज में वो सिंगल पोल ही हमारा आंसर है अभी। और कन्वेंशनल के बारे में अगर पूछ दिया, चूंकि 3 फेज के बारे में पूछा था, कन्वेंशनल के बारे में पूछेगा तो वहाँ डबल पोल आंसर लिखेंगे। कुछ नए लोको में आप चेंज होकर के ये सिंगल पोल की तरफ
जा रहा है। वहीं SF16 की SF6 की बात करें अगर, तो ये है हमारा इंसुलेटेड मीडियम। इंसुलेटेड मीडियम होता है, ये कहाँ प्रयोग होता है, इनर्ट गैस है, यूज होता है BCV में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं 39 की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारा, इन 3 फेज लोको GTO बस हैज टोटल नंबर ऑफ WRE मॉड्यूल। 3 फेज लोको में GTO बर में कुल कितने WRE मॉड्यूल होते हैं? तो WRE मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो ये टोटल संख्या में हो जाते हैं हमारे 3 मॉड्यूल हो जाते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा 3। वैसे इसको अगर हम गौर से जरा देखते हैं, और ईच बर में जो है ये ईच बर हैविंग 1 मॉड्यूल, ठीक है। ईच बार में जो है 1 मॉड्यूल होता है, और टोटल हो गया, अगर टोटल लोगों की अगर हम बात करें तो टोटल लोगों में 3 हो जाएंगे। अब इसका काम क्या है, GTO मॉड्यूल क्या करता है? तो GTO मॉड्यूल करता है टू प्रोसेस एंड कन्वर्ट पावर फ्रॉम ऑक्सिलरी लोड। ये क्या करता है, ऑक्सिलरी लोड से क्या करता है, प्रोसेस करके क्या करता है, पावर को कन्वर्ट करता है। और किसको पहुंचाता है, ब्लोअर एंड कंप्रेसर। ठीक, ये समझ गए हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर देखते हैं। इन 3 फेज लोको द ब्रेक पाइप BP इज चार्ज्ड बाय। 3 फेज लोको में ब्रेक पाइप किसके द्वारा चार्ज होता है? तो ब्रेक पाइप जो 3 फेज लोको में होता है वो होता है E70 के द्वारा, E70 वाल्व के द्वारा चार्ज होता है। अब E70 वाल्व क्या है, इसका फुल फॉर्म अगर हम बोले हैं तो ये फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेकिंग यूनिट। ठीक है, तो फुल फॉर्म बोलते हैं इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेकिंग यूनिट। ये रिस्पॉन्सिबल होता है चार्जिंग के लिए, दूसरा मेंटेनिंग एंड एग्जॉस्टिंग के लिए। ठीक है, ये क्या करता है, BP को जो है चार्ज भी करता है, BP को मेंटेन भी रखता है, और क्या करता है, एग्जॉस्ट करने का भी काम करता है। ब्रेकिंग सिस्टम हमारे टोटल लोकोमोटिव्स में जो है 3 प्रकार के ब्रेकिंग सिस्टम हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। पहला तो हमारा E70 है, दूसरा हमारा नोर ब्रेकिंग है। नोर ब्रेकिंग में भी 2 टाइप्स के ब्रेकिंग है, 1.5 सीरीज और 2.0 सीरीज। ठीक है, ये कुल 3 प्रकार के ब्रेकिंग सिस्टम हमें अभी देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, आफ्टर ग्लोइंग LSVW ड्राइवर हैज टू प्रेस BP-VR आफ्टर। मतलब LSVW यूनिट चमकने के बाद ड्राइवर को BP-VR दबाने के लिए कितना समय मिलेगा, हमें दबाना होता है कितने देर में? तो ये जो समय हमारा होता है एक्चुअली क्या है, LSVW जो है ये क्या है, इंडिकेशन लैंप है, इंडिकेशन लैंप है, लैंप। और यहीं पर अगर हम बात करें BP-VR जो है ये हमारा क्या है, ब्रेक पाइप विजिलेंस रीसेट स्विच है। तो जब ये एक बार ग्लो हो जाएगा, इंडिकेशन हमारा ग्लो होने के बाद जो है हमको वेट करना पड़ता है 120 सेकेंड, या इसको अगर हम बोले मिनट में तो 2 मिनट। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 42, KVA रेटिंग ऑफ TFP इन WAG-9 लोको इज। WAG-9 लोको में TFP की KVA रेटिंग होती है। तो WAG-9 में जो KVA रेटिंग होती है TFP की वो हमारा होता है
6531 kVA। ये पाया है, ये है WG9 और WAP7 में भी देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें WAP7 की, वहां हमें देखने को मिलता है 7775 kV। WAP5 की अगर बात करें, जो कि हाई स्पीड है, एच हाई स्पीड वाले लोग को, उसमें जो है ये हमें देखने को मिलता है 6251। ये ओल्ड वाले में, ठीक है। और अगर WAP7 जो ये हम चर्चा कर रहे थे अभी इस पे, ये इसके साथ जो है, ये यहाँ भी WAP7 है और यहाँ भी WAP7 है, तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो ये जो 6531 kVA है, ये WAP7 में कब होगा? जब विदाउट होटल लोड के हो। और ये जो रेटिंग आएगा 7775, ये क्या होगा? विथ होटल लोड। अगर होटल लोड वाला लोग को होगा तो ये रेटिंग आएगा। होटल लोड बिना होटल लोड वाला होगा यदि, तो उसका ट्रांसफार्मर का रेटिंग हो जाएगा 6531 kVA। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, BPCS पुश बटन विल फंक्शंस इन स्पीड इज अबव। किस गति के ऊपर BPCS स्विच जो है वो कार्य करेगा? तो BPCS स्विच जो है वो 5 kmph की स्पीड तक जो है काम नहीं करता। जैसे ही अबव 5 kmph हो गया, ठीक है, तो ये स्विच जो है BPCS आपका काम करने लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, BZVOF बजर एक्टिवेट्स व्हेन। BZVOF बजर सक्रिय होता है जब, कब, किस कंडीशन में सक्रिय होता है? ये जो बजर है, ये बजर है आपका ओवर स्पीड का, ओवर स्पीड, ठीक है, प्रोटेक्शन अलार्म बोलते हैं इसको हम लोग, ओवर स्पीड प्रोटेक्शन अलार्म बोलते हैं। इसका जो सेटिंग है एक्टिवेशन का, वो एक्टिव कब होगा? एक्टिव होगा ये जब एमपीएस मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड एक्सीड कर जाएगा कितना? 105%, ठीक है। और जब ये 110% पर आ जाएगा, तब क्या होगा? ये इमरजेंसी ब्रेकिंग कर देगा, इमरजेंसी ब्रेक लगा देगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, पूछा कि बजर सक्रिय कब होता है, एक्टिवेट कब होता है? एक्टिवेट होगा कब? जब हमारा एमपीएस जो है 105% बढ़ जाएगा, यानी स्पीड बिकम्स 105%। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, पावर सप्लाई प्रोवाइडेड टू हीटर कॉइल ऑफ 3-phase लोको इज। 3-phase लोको के हीटर कॉइल को कौन सा पावर सप्लाई दिया जाता है? यस, अच्छा क्वेश्चन है ये पावर सप्लाई जो 3-phase हीटर को होता है, वो चूंकि हीटर है हमारा, और ये काम करता है हमारा 415 वोल्ट सिंगल फेज एसी में। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हीटर सिंगल फेज पर काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, इन 3-phase लोको इंस्ट्रूमेंट कूलिंग फैन आर सप्लाइड विथ। 3-phase लोकोमोटिव में इंस्ट्रूमेंट कूलिंग फैन को किस सप्लाई से चलाया जाता है? तो इंस्ट्रूमेंट कूलिंग फैन जो है हमारा 110 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करता है। आगे बढ़ते हैं 47 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, 3-phase लोको विल शट डाउन व्हेन द बैटरी वोल्टेज इज लेस देन। कितना बैटरी वोल्टेज कम होने पर 3-phase लोको बंद हो जाए? तो यहां दो तरह के कंडीशन हम लोग देखते हैं। पहला है सॉफ्टवेयर शटडाउन, दूसरा है हार्डवेयर
हार्डवेयर शटडाउन। अब देखिए वोल्टेज का 92 वोल्ट यदि है बैटरी में, और जब 92 वोल्ट से ये रिड्यूस होकर के 82 वोल्ट तक, ये है इसका सेफ्टी मार्जिन। बैटरी 92 वोल्ट पर जब रहेगा तो ये सॉफ्टवेयर शटडाउन का अलार्म देने लगे। ठीक है, इस पर अलार्म देकर के ये 92 वोल्ट तक आते आते ये शटडाउन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। और जब ये वोल्टेज 92 अलार्म देते थे सॉफ्टवेयर शटडाउन होगा, लेकिन लोको शटडाउन उस समय तक नहीं होगा। इसको हम लोको शटडाउन नहीं बोलेंगे, बाकी एक्सेसरीज चल रही है, ठीक ना। लेकिन जब ये वोल्टेज घटते घटते 82 तक आ जाएगा, 82 तक आ जाएगा, तब ये क्रिएट क्या करेगा, हार्डवेयर शटडाउन। तो यहां हमसे पूछा गया है कि 3 फेज लोको विल शट डाउन व्हेन द बैटरी वोल्टेज इज लेस देन। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि हम सॉफ्टवेयर शटडाउन को लोको शटडाउन मानेंगे या हार्डवेयर शटडाउन को लोको शटडाउन मानेंगे। तो सॉफ्टवेयर शटडाउन को हम लोग शटडाउन लोको शटडाउन नहीं मानेंगे। हाँ, सॉफ्टवेयर शटडाउन है, लोको काम नहीं कर पाएगा, लेकिन लोको वो शटडाउन नहीं है, ट्रक्शन ये इफेक्टेड होगा इससे। लेकिन 82 पर आने के बाद जो क्या है, ये हार्डवेयर शटडाउन हो जाएगा। तो इसका हम लोग आंसर अगर देंगे तो ये 82 देंगे, ना कि 92 देंगे। ये कंफ्यूजन अक्सर होता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये सेफ्टी मार्जिन को समझ गए हम लोग। सेफ्टी मार्जिन है ये है हमारा हार्डवेयर के लिए, ये सॉफ्टवेयर के लिए, तो चलिए ये समझ गए हम लोग क्या होता है। अब 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, टोटल नंबर ऑफ व्हाइट की इन 3 फेज लोको। WAG 9 लोको में सफेद चाबी, जिसको व्हाइट की कहते हैं, वो कुल संख्या कितनी होती है। तो व्हाइट की कुल संख्या जो है ये हमारा होता है 2 की संख्या में। तो आंसर हमारा तो हो जाएगा बी, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कीज के बारे में लोग देखते हैं। कीज के बारे में क्या देखते हैं कि हम लोग जब लोको में काम करने जाते हैं, हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास रेड की देखने को मिलता है। लोको स्टार्ट करने के लिए बीएल को स्टार्ट करने के लिए रेड की देखने को मिलता है। तो ये रेड की क्या है, एक्चुअली जो ऑपरेटिंग है बीएल का वो व्हाइट की ही होता है, जो कि 2 की संख्या में आता है। जब लोको सेड आउट मतलब आपको होता है प्रोडक्शन यूनिट से बाहर आके निकलता है, तो 2 चाबी के साथ निकलता है, जो कि व्हाइट कलर का होता है। वहीं जब चाबी का खराब हो जाता है कलर या प्लास्टिक उसका उतर जाता है, तो उसको जो है बाद में चेंज करके रेड कर दिया जाता है, जो हम लोग देखते हैं। बट फॉर एग्जाम के पर्पज से अगर हम लोग कहेंगे तो उसको हम लोग व्हाइट ही कहेंगे, क्योंकि मैनुअल्स में जो है व्हाइट की ही चर्चा की। वहीं अगर बात करें हम लोग कि मशीन रूम के लिए भी कुछ चाबी उसमें होती है। मशीन रूम की चाबी की अगर बात करें हम, रूम का की जो होता है वो होता है हमारा 2 की संख्या में, ठीक है। 2 की संख्या में होता है। येलो एक चाबी देखने को मिलता है हमको, येलो चाबी जो देखने को मिलता है 1 की संख्या में, वो होता है पेंटो के लिए। वहीं अगर ब्लू चाबी की बात करें हम, ये कलर कोड है कुछ चाबी की, इंडिकेशन करता है किसकी चाबी है, वो होम हैंडल का चाबी होता है, HOM, होम हैंडल। इसको अर्थिंग स्विच भी बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ चर्चा कर रहा है व्हाइट की के बारे में। तो व्हाइट की जो है हमारा 3 फेज लोको में 2 की संख्या में होता है। येलो की बात करेगा तो वो 1 की संख्या में होता है, उसका पेंटो के लिए यूज होता है। और ब्लू की बात करेगा तो वो होम के लिए होता है, यानी अर्थिंग का की है, अर्थिंग स्विच, जो कि की संख्या में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, इन GTO बेस्ड 3 फेज लोको टोटल नंबर ऑफ वॉल्व सेट्स आर। GTO आधारित 3 फेज लोको में कुल कितने वॉल्व सेट होते हैं। कुल कितने वॉल्व सेट होते हैं, ये 8 होते हैं। GTO के मतलब हमने पहले भी पढ़ लिया है, पहले भी जाना है। ये क्या होता है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, द मिनिमम हाइट ऑफ रेल गार्ड फ्रॉम रेल लेवल इन 3 फेज लोको इज।
3 फेज लोको में रेल लेवल से रेल गार्ड की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी? यस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायमेंशन काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द टू SMI की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो SMI के आधार पर जो है ये 102 mm से लेकर के 105 mm तक होता है हाइट, ठीक है। यही अगर हम 3 फेज लोको में आज की बात में स्टैंडर्ड की बात करें 3 फेज लोको में अभी, तो 3 फेज लोको में जो है यहाँ 102 आपको देखने को मिलेगा mm हाइट, ठीक है। वही कन्वेंशनल पुराने लोको में जो है आपको वो 105 104 mm तक देखने को मिलेगा, जो कि बाद में आप चेंज करके उसको फिर 102 किया भी जा रहा है बहुत जगह। तो यहाँ हमें पूछा गया 3 फेज लोको के बारे में, तो 3 फेज लोको में हम लोग देखेंगे 102, यही हम आंसर करेंगे। क्योंकि यहाँ 104 भी ऑप्शन में है इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। चलिए, तो आज का हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 50 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। एक छोटा सा अनुरोध दोबारा आपसे कर रहे हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए उपयोगी अगर है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।